नमस्कार फ्रेंड, टॉपिक है डिस्कशन के लिए हमारे पास रेलन वर्सेस फ्लेचर का केस, जिसको कि रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के नाम से भी जाना जाता है और रूल इन रेलन वर्सेस फ्लेचर के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर एक बात नोटिशेबल है कि ये जो रेलन वर्सेस फ्लेचर की साइटेशन है ये हाउस ऑफ लॉर्ड की है और ये अपील की साइटेशन है। आप लोगों की जो टेक्स्ट बुक है वहां पर प्लेंटिफ वर्सेस डिफेंडेंट लिखा होगा, तो वहां पर प्लेंटिफ का मतलब जो है वो फ्लेचर है और डिफेंडेंट का मतलब रेलन है। यानी कि वो जो फर्स्ट सूट फाइल हुआ था उसके प्लेंटिफ और डिफेंडेंट की बात की जा रही है, तो उसको एज ए प्लेंटिफ ऑफ रेलेंट और फ्लेचर जो है उसको डिफेंडेंट ना मानिएगा। नेक्स्ट, जैसे कि मैंने आपको कहा कि इसमें रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी जो था वो प्रपोन किया गया या उसको एक तरह से प्रस्तावित किया गया कि भाई ये जो रूल होगा इसके अंडर लायबिलिटी जो है वो स्ट्रिक्टली जो जनरेट की जा सकेगी रॉन्ग डूअर की, और साथ ही साथ इसमें जो नो फॉल्ट लायबिलिटी है उसको भी डाला गया या उसका भी एक तरह से जो ग्राउंड बनाया गया जिसमें कि जो डिफेंडेंट था उसको रिस्पॉन्सिबल ठहराया गया। तो इस केस लॉ में जैसे कि मैंने आपको बताया कि रेलन वर्सेस फ्लेचर का ये केस लॉ है। यहाँ पर जो प्लेंटिफ था इनिशियली जब स्टार्ट किए थे प्रोसीडिंग तो फ्लेचर था और जो रेलन था वो डिफेंडेंट था। ये अपील की साइटेशन है जो कि हाउस ऑफ लॉर्ड में की गई थी। अब यहाँ पर जो इशू था बिटवीन प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट, मतलब कि फ्लेचर और रेलन के बीच में, वो ये था फ्लेचर यानी कि प्लेंटिफ जो था उसकी माइंस थी यानी कि खदानें थी, और जो डिफेंडेंट था उसकी अपनी एक मिल थी, और ये दोनों एरिया जो थे जहाँ पर माइंस और मिल थी ये एडजॉइनिंग लैंड पर थे यानी कि एक दूसरे से लैंड जुड़ी हुई थी। और जो अपनी मिल को वाटर सप्लाई के लिए डिफेंडेंट जो है एक रिजर्वोयर या जिसे आप जलाशय कह लीजिए या टंकी कह लीजिए या फिर आप तालाब कह लीजिए, वो कंस्ट्रक्ट करवाता है किससे? इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर से। याद रखिएगा, इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर यानी कि एक ऐसा आदमी जो कि प्रोफेशनल है और वो इस काम में इन्वॉल्व है और वो इंडिपेंडेंट इस काम को करता है। अब होता क्या है कि ये रिजर्वोयर जिसे आप तालाब कह लीजिए, जलाशय कह लीजिए, इसके नीचे पुरानी ओल्ड माइंस जो होती हैं उनकी शाफ्ट या उनके रास्ते होते हैं, वो सीधा जमीन में इस रिजर्वोयर के नीचे होते हैं। जो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर है वो उनको देख लेता है पर वो उसको केयरलेसली इग्नोर कर देता है, और उसके बाद जब ये बन जाता है तो उसमें पानी भरता है। जब पानी भरता है तो होता क्या है कि पानी यहाँ से नीचे होते हुए प्लेंटिफ की जो माइंस थी जिस पे वो एट प्रेजेंट जो काम कर रहा था उसमें घुस जाता है और वहाँ पर प्लेंटिफ को नुकसान करता है। और इसी को लेकर सारी कंट्रोवर्सी थी कि भाई जो डिफेंडेंट था वो अपनी लैंड जो थी उस पर इस तरह का रिजर्वोयर या तालाब जलाशय जो है वो बनाता है, और जो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर है वो एक अलग से आदमी है, वो उसको खुदाई करता है और उस रिजर्वोयर को बना देता है, पर वो केयरलेसली उन चीज़ों को इग्नोर कर देता है जो कि उसको दिखती हैं। जबकि डिफेंडेंट जो था वो उसके नोटिस में नहीं थी चीज़ें कि भाई यहाँ पर ओड जो शाफ्ट जिसे कहते हैं कि रास्ते हैं जो माइंस के वो हैं, तो वो उस चीज़ को नहीं जानता था। जहाँ पर कि जो डिफेंडेंट था यानी रेलन था उसको ठहराया हाउस ऑफ लॉर्ड ने जिम्मेदार और कहा कि भाई तुम्हारा जो यहाँ पर जो नुकसान किया है तुमने प्लेंटिफ का, उसका डैमेजेस जो है तुम्हें देने पड़ेंगे। व्हाइट बोर्ड में इसको समझने के बाद अब नेक्स्ट चलते हैं हम कि भाई इसमें जो था वो किस तरह से लायबिलिटी जो थी वो जनरेट की गई, क्योंकि यहाँ पर जो डिफेंडेंट था उसने जो एम्प्लॉय किया था वो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर को लगाया था, यानी कि डिफेंडेंट का उस पर एज सच कंट्रोल नहीं था। और अगर आप देखें तो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर के लिए जिस आदमी ने इसको लगाया गया होता है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है व्यक्ति। क्यों? क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्टर है वो अपनी समझ बूझ से काम कर रहा है। और इस केस में भी कुछ ऐसा था जैसे कि मैंने आपको बताया व्हाइट बोर्ड पे कि जो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर था उसने उन चीजों को देखा, ओल्ड शाफ्ट या जो रास्ते बने हुए थे माइंस के, ओल्ड माइंस के, जिनको फिलअप कर दिया गया था, उस पर जो था उसने कोई कंक्रीट एक्शन नहीं लिया जिससे कि हादसा ना होता। तो उसने भी केयरलेसली जो थी अप्रोच दिखाई, और जो डिफेंडेंट था उसको इसके बारे में नहीं मालूम। और जो हाउस ऑफ लॉर्ड था उसने कहा कि भाई चाहे डिफेंडेंट को इसका पता नहीं था और जो कॉन्ट्रैक्टर था वो इंडिपेंडेंट था, बट फिर भी यहाँ पर लायबिलिटी या एक तरह से कह लीजिए जो डैमेजेस हैं वो डिफेंडेंट को देने पड़ेंगे प्लेंटिफ को। यानी कि दूसरे शब्दों में कहें नो फॉल्ट, डिफेंडेंट का अपनी तरफ से कोई भी फॉल्ट नहीं था, फिर भी उसकी लायबिलिटी जो जनरेट हो गई, यानी कि इसको हम नो फॉल्ट लायबिलिटी भी कह सकते हैं। फर्दर हाउस ऑफ लॉर्ड ने कहा कि भाई अगर कोई व्यक्ति अपने प्रेमिसेस लैंड या जो भी उसका एक टुकड़ा होगा जमीन का, जो बाउंड्री होगा, अगर उस पर कोई इस तरह की चीज लाता है जो कि अगर एस्केप हो जाती है यानी कि अपनी टेरिटरी को छोड़ के पड़ोसी की टेरिटरी में घुस जाती है और वो चीज डेंजरस होती है और पड़ोसी का उससे नुकसान होता है, तो वहां पर जो व्यक्ति होगा जो ऐसी चीज को अपनी लैंड पर रखेगा या अपने जो प्रीमिसेस है उसमें रखेगा,
तो उसकी लायबिलिटी होगी, और ये जो लायबिलिटी होगी स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के अंडर कवर की जाएगी, यानी कि आपको किसी भी तरह का बचने का चांस नहीं मिलेगा। हालांकि इस रूल की एक्सेप्शंस या अपवाद भी हैं, और इनमें से कुछ एक्सेप्शन जो थी वो स्टेटमेंट में भी मेंशन कर दी गई थी कि जैसे एक्ट ऑफ द गॉड, यानी कि जो आपकी रिजर्वर या टंकी है, अगर उसमें पानी इतना ज़्यादा आता है कि पिछले 50 सालों में ऐसा हुआ ही नहीं है, यानी कि बहुत ज़्यादा पानी बरसता है, ऊपर से बारिश होती है जिसकी वजह से नुकसान होता है, तो फिर वो एक्ट ऑफ गॉड के अंडर एज एन एक्सेप्शन कवर होगा। तो वहाँ पर जो है वो फिर लायबिलिटी नहीं होगी, क्योंकि वो जो है वो एक नेचुरल कारण की वजह से हुआ है। तो वहाँ पर जो है वो एक्सक्यूज या अपवाद एक्सेप्शन हो सकती है। थोड़ा और डिटेल में चले तो हम कह सकते हैं कि इस केस लॉ के अंडर जो रूल बना है वहां पर जो लायबिलिटी है आपकी जनरेट होती है उसके लिए 3 कंडीशन होना जरूरी है। फर्स्ट कंडीशन जो है वो है डेंजरस थिंग, सेकंड थिंग जो है वो है इसका एस्केप, और थर्ड थिंग है नो नेचुरल यूज ऑफ द लैंड। अब इन तीनों चीजों को ब्रीफली डिस्कस करते हैं। फर्स्ट में हमने डिस्कस किया डेंजरस थिंग, यानी कि वो चीज जो है वो हानिकारक होनी चाहिए जो कि आपने अपनी लैंड या अपने प्रीमिसेस में रखी है, और अगर इस तरह की चीज जो कि हानिकारक है अगर एस्केप करेगी, यानी कि आपकी बाउंड्री को क्रॉस करके पड़ोसी के खेत में या पड़ोसी के घर में या उसके प्रीमिसेस में एंटर करेगी, अगर वो डेंजरस होगी तो डेफिनेटली उसको नुकसान करेगी। और रेलन वर्सेस फ्लेचर के केस में ये लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर जो था उसको डेंजरस माना गया है ना। थोड़ा बहुत हो, यानी कि घर के काम काज के लिए रखा हो या घर के काम में यूज करने के लिए रखा हो, तब उतनी दिक्कत नहीं आती है। और जब आप लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर इकट्ठा करते हैं अपनी जमीन पे, तो इस बात का एक अंदेशा रहता है कि वो दूसरे को नुकसान पहुंचा, तो इसलिए उस लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर को क्या माना गया है, डेंजरस थिंग। इसी तरह से कुछ और चीजें भी डेंजरस हो सकती हैं जिसमें गैस आती है, जिनको गैसेस सब्सटेंस हो या इलेक्ट्रिसिटी हो या कोई एक्सप्लोसिव हो या और कोई इस तरह का पदार्थ हो, वो भी इसी कैटेगरी में आते हैं। सेकंड है हमारे पास एस्केप, यानी कि वो चीज जो है वो आपकी जमीन, आपके घर या आपके प्रीमिसेस से निकल गई है और आपके कंट्रोल से बाहर हो चुकी है और वो दूसरे के लैंड, घर या प्रीमिसेस में एंटर कर चुकी है। इसी के अंदर एक उदाहरण दी गई है कि मान लीजिए कि अगर आपकी जमीन में एक पेड़ उगा है जिसके की जो पत्ते हैं, जो लीव्स हैं, वो विषैले हैं और उसकी टहनियाँ जो है वो आपके पड़ोसी की जमीन या उसके घर में क्रॉस कर गई हैं, जो उसकी बाउंड्री में पहुंच गई हैं, और पड़ोसी का कोई जानवर उसको खा लेता है उन पत्तों को और बीमार पड़ जाता है या मर जाता है, तो वहां पर जो लायबिलिटी आपकी जनरेट होगी। थर्ड और लास्ट है नॉन नेचुरल यूज ऑफ द लैंड, यानी कि जो लैंड है उसका नॉन नेचुरल यूज करना, जितनी उसकी कैपेसिटी है उससे बाहर उससे कुछ ऐसा करवाना। जैसे कि इस केस में ये माना गया कि भाई जो भारी मात्रा में पानी स्टोर किया गया था वो क्या था, वो नॉन नेचुरल यूज होता है। नेचुरल यूज किसी का भी हो सकता है, जैसे कि मैंने आपको कहा कि पानी जो है अपने घर के काम काज के लिए आप स्टोर कर सकते हैं, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, उसमें कोई भी परेशानी नहीं है। पर जो मुश्किल है ज्यादा तब पैदा होती है जब आप उस पानी को भारी मात्रा में स्टोर करते हैं, तो वो हो जाता है नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड। तो ये है दोस्तों हमारे पास रेलन वर्सेस फ्लेचर का केस लॉ।